आज एक न्यू स्टूडेंट भी है, सागर गड़े। चलिए हम कंटिन्यू फिशिंग की बात चल रही थी लास्ट क्लास में। ये मुझे आज के दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। मेरी रोज क्लास होती है गूगल मीट पर, वो अटेंड नहीं हो रही बस। जितेंद्र जितेंद्र कल हमने फिशिंग के बारे में जितना हो सका डिस्कस किया। किसी को फिशिंग के ऊपर अभी कोई डाउट है, फिशिंग से रिलेटेड? नहीं सर। नहीं, चलो आगे। अब आते हैं रीसेट पासवर्ड थ्रू सीक्रेट क्वेश्चन। अब अगर मुझे रीसेट पासवर्ड, सबसे पहली चीज़ रीसेट पासवर्ड यानी पासवर्ड रीसेट कर लेना, दोबारा से एक नया पासवर्ड सेट कर लेना। अगर आप अपने किसी मेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहली पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए? बताएगा कोई? हमें कोई भी हम अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो हम किस तरह वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? फॉरगेट पासवर्ड में जाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड में जाके और वहाँ से न्यू पासवर्ड डालते हैं, फिर ओटीपी आता है हमारे बाद में न्यू पासवर्ड डालने का होता है। हाँ, वो अपना फॉरगेट पासवर्ड वाला स्टेप हो गया। उसके अलावा बताओ। एक तरीका बिल्कुल सही पता है कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हो या चेंज करना है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हो, जिसमें आपके पास ओटीपी भी आ सकता है और कॉल भी आ सकता है। उसके अलावा कोई और स्टेप पासवर्ड चेंज करने के लिए? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? सभी सुन पा रहे हैं? यस। इसके और किस तरह से हम पासवर्ड बदल सकते हैं किसी भी अकाउंट का, कोई सा भी अकाउंट में कह रहा हूँ, कहीं भी? एक पासवर्ड चेंज का ऑप्शन रहता है हर अकाउंट में, यस यस। और एक हम कोई भी पासवर्ड हम बनाते हैं जब, तो सबको याद है मोस्टली हम हर अकाउंट में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालते हैं। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं। अपने स्कूल, सबसे पहले स्कूल का नाम, अपने सबसे पहले दोस्त का नाम, अपने सबसे पुराने कज़न का नाम, अपना घर का नाम, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में। यस। इससे भी हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए मैं किसी का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकता हूँ? कोई बता सकता है? सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए किसी का पासवर्ड मैं रीसेट कैसे कर सकता हूँ? सोशल इंजीनियरिंग सबको पता है? यस यस। हाँ, तो अब बताओ सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए हम किसी का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बेसिस पर? सर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमें पता होती है उसके जरिए। बिल्कुल। और ये मोस्टली आपके करीबी लोग ही होते हैं या फिर वो लोग जो आपसे बातें निकलवा लेते हैं? इसलिए हमारे आसपास रहने वाले। बिल्कुल।
क्योंकि नॉर्मली जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहते हैं वो सबके सेम रहते हैं। अगर मैं कोई नया अकाउंट बना के दूसरे में क्यों जाना, अगर खुद के अकाउंट में देखना चाहता हूँ कि ये कुछ 5-6 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 3 होंगे, तो हम जो विक्टिम हैं उनसे उसी तरह के सवाल घुमा फिरा के उनसे वही पूछते हैं कि अगर मुझे किसी ने अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चूज़ किया है कि मेरे सबसे पहले स्कूल का नाम, तो हम उससे पूछेंगे अच्छा तुम कहाँ से हो, तुमने स्कूलिंग यहाँ से करी, इस जगह रहते हो, जगह जगह के नाम बोलोगे। और वो दोस्ती यारी में ये चीज़ ना जानते हुए हमको हैकर को बता ही देता है। मानते हो ये बातें? जब कोई हमसे ये ऐसे सवाल पूछता है तो क्या आपके दिमाग में आता है एक बार भी कि कहीं ये वो क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा जो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चंस में रखे थे? कभी आता है दिमाग में ऐसा? शायद सर किसी के नहीं आता है, कोई नहीं सोचता है इतना। अच्छा, की लॉगर्स क्या होता है? सर वो एक ऐसा टूल होता है जो हमारे कीबोर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाता है, और जो भी हम की यूज करते हैं तो वो मतलब नोट करता है कि ये चीज हमने यूज की है, अच्छा तो की उसके जरिए उसके जरिए वो हमारा पासवर्ड या कोई डिजिटल ले सकता है। अच्छा, कीबोर्ड में होता है या सिस्टम में आपके होता है? सिस्टम में होता है, पर हमारे कीबोर्ड के थ्रू मतलब वो हमें एक्सेस करता है। मतलब कहने का मतलब ये है आपके सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ये, या एप्लीकेशन कह लो, जो आपके सिस्टम में कोई अगर इंस्टॉल कर दे तो वो आपके कीबोर्ड्स के जितने भी आप बटन्स प्रेस करेंगे इसमें उसका एक्सेस ले लेता है। तो जहाँ भी जितने भी बार आप अगर कोई लेटर भी लिख रहे हो ना, तो की लॉगर्स में ये लॉग्स के अंदर वो A to Z जितने भी वर्ड्स, जितने भी बटन्स आपने टाइप किए हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड फंक्शन कीज, वो तक आपको की लॉगर में डिटेल मिल जाती है। अच्छा, अगर किसी के सिस्टम में की लॉगर है तो उसको कैसे पता चलेगा, या उसको पता चल गया है कि उसके सिस्टम में की लॉगर है, तो वो इसके लिए क्या कर सकता है? बताओ। की लॉगर्स पता लग गया है कि मुझे मेरे सिस्टम में की लॉगर किसी ने डाल रखा है, तो अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा? पहले तो कोई हमारी उनकी डिटेल पासवर्ड और सब कोई भी वेबसाइट में खोलेंगे। सर अननोन फाइल और एप्लीकेशन जो भी होंगे डिलीट कर देंगे। देखो, अगर डिटेक्ट तो आपने कर लिया, मैंने मान लिया कि आपने डिटेक्ट कर लिया की लॉगर आपके सिस्टम में है। आपने चाहे एंटीवायरस स्कैन करके पता किया, चाहे अपने एप्लीकेशंस और जो भी प्रोग्राम फाइल्स इंस्टॉल्ड है उनमें जाके आपने पता किया कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर, अननोन सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना परमिशन के इंस्टॉल हो चुका है, वो आपने जान लिया कि ऐसा एक कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जो की लॉगर की तरह काम कर रहा है। अब आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? अनइंस्टॉल तो आपको उसको करना है, अनइंस्टॉल तो आप उसको करोगे, पर आपके अगले स्टेप क्या रहेंगे आगे के? अच्छा, अगर की लॉगर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में एक हफ्ते तक रहा, तो इस एक हफ्ते में कभी ना कभी तो आपने अपना कोई भी अकाउंट, कोई भी XYZ कोई सा भी अकाउंट लॉगिन तो किया ही होगा।
एक ना एक बार लॉगिन तो किया ही होगा। तो अब इसको इसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताओ आपके आगे के स्टेप्स क्या रहेंगे। पासवर्ड चेंज करोगे नहीं करोगे? पासवर्ड हाँ करेंगे। बिल्कुल। पास सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सब जाके अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे, चेंज करेंगे, नया पासवर्ड एक बना के देंगे। ऊपर अपने सिस्टम से नहीं बनाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में हो सकता है अभी भी की लॉगर बैकएंड में काम कर रहा हो, तो हम दूसरे सिस्टम से या फिर अपनी मोबाइल से सभी लॉगर करके उनके पासवर्ड चेंज करेंगे। अच्छा, अब की लॉगर है तो की लॉगर के लिए आता है एंटी की लॉगर। ये क्या करता है? एंटी की लॉगर क्या करता है? कीलों को प्रोटेक्ट करता है। की लॉगर से तो प्रोटेक्ट करता है, पर किस तरह से? देखो, एंटी की लॉगर एक तरह का आपका एंटी वायरस की तरह काम करता है। जो सिस्टम में स्कैन करेगा प्रोसेस, देखेगा कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर या मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है क्या, जो की लॉगर की तरह काम कर रही है। अब की लॉगर को पता लगाना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि की लॉगर की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि वो जितने भी एक्सप्रेशन आप सेव करते जाओगे स्टोर करता जाएगा। तो एंटी की लॉगर एक स्कैन करके पूरे सिस्टम में कीबोर्ड की नेसेसिटी फाइल्स पर चेक करता है कि ऐसा कुछ इनपुट कहीं और स्टोर तो नहीं हो रहा किसी फाइल में। होता है तो एंटी की लॉगर को डीएक्टिवेट कर देता है। ईज़ड्रॉपिंग ऑन ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, ये कोई बताएगा क्या होता है? ईज़ड्रॉपिंग ऑन नेटवर्क ट्रैफिक, क्या मतलब समझे आप इसका? ईज़ड्रॉप का मतलब, सबसे पहले ईज़ड्रॉप का मतलब बता दो मुझे। किसी ने पहली बार सुना है? पहली बात नहीं। पहली बार सुना है। तो ईज़ड्रॉपिंग का मतलब होता है किसी की बात चुपचाप सुनते हैं। आप वो देखते हैं, आपके फ़ोन टैप हो गए। अब फ़ोन टैप होने पे क्या होता है, आप तो नॉर्मल बात कर रहे होते हो लोगों से, पर दो लोगों के कन्वर्सेशन कोई और भी सुन रहा होता है चुपचाप, आपको पता नहीं रहता बिल्कुल भी। यस। इस केस में क्या रहता है, ईज़ड्रॉपिंग के केस में किसी ने ये सुना है, मैंने द मिड में क्या होता है, क्या होता है ये मैन इन द तो मिडल? ये अटैक ऐसा होता है कि वो सर्वर और हमारे बीच की जो लाइन होती है, मतलब कनेक्शन, इसमें अटैक करके वो में नया जो हमारा डेटा होता है वो ये सर्वर है, यूजर के बीच में जो मतलब कनेक्शन है, ये हम उसको सिस्टम दोनों के बीच में अटैक करके वो मतलब पासवर्ड या कुछ भी मतलब चुरा सकता है। करके हैकर मान लेते हैं।
अब सबको दिख रहा है स्क्रीन पे सर्वर और सिस्टम, यानी आप दोनों के बीच कोई कन्वर्सेशन हो रहा है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है आपके और सर्वर के बीच में। अब ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या बातें हो रही हैं। सभी एग्री करते हैं इस पे? यस सर। मैन इन द मिडिल हैकर होता है, वो आपके नेटवर्क में कैप्चर कर लेता है। जैसे कि कल आप सभी ने वायर शार्क वाला लैब देखा, किसी ने खोल के देखा वायर शार्क? यस। वायर शार्क में क्या होता है? ये सब जो हमारे सर्वर होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, वो सब टूल पता चलता है कौन आईपी है, आईपी तो पैकेट है कहाँ जा रहा है, उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन दी गई थी। वायर शार्क क्या है? एक तरह का नेटवर्क कैप्चर है। नेटवर्क कैप्चर यानी किसी भी ए और बी पार्टी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो उसका नेटवर्क कैप्चर करके जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है वो इंफॉर्मेशन हमको देता है। पर ये वायर शार्क जितना नहीं है। वायर शार्क का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको वायर शार्क में इंक्लूड मत कर लेना कि आप वायर शार्क में किसी की भी इंफॉर्मेशन ले लोगे। वायर शार्क में भी आपको अगर किसी का पैकेट कैप्चर करके इंफॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले तो वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर होना चाहिए। अगर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में अगर होगा तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब बताओ, वायर शार्क से इसको डिफरेंट रखना। वायर शार्क से सिमिलरिटी बस मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इस केस में ए और बी सर्वर और सिस्टम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हैकर उस नेटवर्क के अंदर घुस के जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो सारी कहाँ तक पहुँचेगी? हैकर तक। सर्वर से जाएगी, हैकर के पास आएगी और जाएगी सिस्टम के पास भी जाएगी। सेम ऐसा होगा जब सिस्टम को सर्वर को मैसेज दे रहा होगा, सबसे पहले सिस्टम से जाएगी हैकर के पास और वही सेम टाइम पे वो जाएगी सर्वर के पास। सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट हो गई? हैकर के पास। अगर मैं इस बीच अपने कोई भी पर्सनल ऐसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो किसी के साथ शेयर करने लायक नहीं है तो वो हैकर के पास पहुँच जाएगी, फिर ये जो मर्जी चाहे कर सकता है। एग्री करते हैं सब इस पे? यस। पासवर्ड अटैक्स करने के कुछ टूल्स होते हैं, टाली के अंदर है जॉन पेपर, केनेबल, ऑफ क्रैक, एंड क्रैक और हैशकैट। ये कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इनके यूज़ के बारे में भी पता आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम क्या होता है? ये सर एक मेथड है जो ऑर्गेनाइज करता है फाइल को फिजिकल मीडिया में, बिल्कुल। जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश डिस्क, डिवाइस ऐसे में। हाँ, मतलब जो भी स्टोरेज आपका डिवाइस है उसका एक फाइल सिस्टम रहेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फ्लॉपी में हो, पेन ड्राइव में हो, हार्ड डिस्क में हो, सब में होगा। हाँ सर, सब में होगा। अब देखते हैं फाइल। सबसे पहले तो फाइल कोई भी परमानेंट रिलेवेंट लॉजिकल कनेक्शन ऑफ डेटा। कोई भी हम डेटा अगर सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, चाहे उसका डॉक्यूमेंट फाइल्स ही आ गए, डॉक्यूमेंट्स, PDF, XLS, डॉक्स, ये सारे फाइल्स ही हैं।
ये सब एक फाइल्स ही है, कलेक्शन ऑफ डेटा ही है। उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में यूज़र को शो करने में जो शो करता है वो एक फाइल होती है। नॉर्मल फिजिकल रिलेशन ऑफ डेटा से इसका कोई मतलब नहीं। जो डेटा आप डिजिटली फॉर्म में स्टोर कर रहे हो ना, और जो आपको व्यू हो रहा है सामने, अगर आप ये आज प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो तो ये भी एक फाइल है। सब एग्री करते हैं इस पर? हाँ सर। हाँ, पर फिजिकल डेटा से इसका कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे पास फिजिकल हार्ड कॉपी ऐसी कुछ पड़ी हो, नहीं ना। मैं कोई अगर फाइल है हार्ड कॉपी में मेरे पास कोई फाइल है और उससे सिमिलर हो, नहीं, ये अलग बनी हुई है, ये सिस्टम पे है, डिजिटली है। अब फाइल में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? कंटेंट। कंटेंट से आपका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कंटेंट कंटेंट क्या हुआ यहाँ पे फाइल में? जो हमारा डाटा रहेगा वो अंदर। बस सिंपल, जो भी डेटा आप स्टोर करते हो, ऐड करते हो, चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, वो आपका कंटेंट हो गया। नेम, उस फाइल को आपने एक पर्टिकुलर नेम दिया है ताकि आप उसको सर्च कर सको। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल भी अपने ही नाम के हिसाब से अगर सेव करने लगता, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में या DSLR कैमरे जितने भी होते हैं, उनको आपने देखा वो डेटा मतलब इमेजेस का नाम स्टोर कैसे करता है? वो अपने आप ही जो सीक्वेंस थे हाँ, वो उनका फॉर्मेट क्या रहता है? वो उनका फॉर्मेट ये रहेगा IMG इमेज, और फिर मोबाइल जैसे आज का डाल देंगे तो 10/08/2021, और फिर टाइम डाल देगा 10:28, और परफेक्शन के लिए वो उसमें सेकंड्स भी डाल देगा कि 45 सेकेंड। इस तरह से सेव होता है। और अगर वीडियो होगा तो VD होता है, नहीं तो VMD होता है, और फिर वही सेम उसी तरह से इस तरह से सेव होगा। अगर हमारे अब हम ये सोचो, अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी PPT की कोई फाइल है, तो अगर वो PPT इस तरह से अगर आपके फाइल के नाम सेव करने लगता, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है इसको जल्दी से ढूंढ पाना? बताओ। इस तरह से अगर आपका फाइल का नाम सेव होता है तो क्या आपके लिए इजी रहेगा कोई भी फाइल जल्दी ढूंढ पाना, एक्सेस करना? नहीं सर, फाइल मतलब सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। सर्च करने में उसमें सबसे बड़ी चीज़, आपने कोई फाइल सेव कर दी, कोई भी फाइल आपको ध्यान नहीं रहे, आपने सेव कर दी, पर वो तो उसी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर देगा, और फिर ढूंढते रहो, एक एक खोल खोल के देखते रहो। तो फाइल सिस्टम हमें यहाँ पे ये एक्सेस देता है कि आप अपनी फाइल का नाम खुद डाल सकते अपने कंटेंट के हिसाब से, जैसी आपकी मर्जी है, ताकि आप उसको इजीली ढूंढ सकें। एट्रीब्यूट्स क्या होता है उसमें? उसका साइज, ओनरशिप, करेंसी, टाइप, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको फाइल सिस्टम में मिलते हैं। देखते हैं आप किसी भी फाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल की हम अगर बात करते हैं तो सभी को दिख पा रहा है, इसकी लोकेशन आ गई, इसका साइज आ गया, क्रिएशन डेट आ गई, मॉडिफिकेशन डेट आ गया, और एक्सेस टाइम भी आ गया। किसी भी फाइल सिस्टम को क्या चाहिए? सबसे पहले एक नेमिंग कन्वेंशन, ताकि उसको एक मीनिंगफुल नाम दे सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है।
अगर आप अपनी फाइल को कोई नाम ही नहीं दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या अपनी नीड के हिसाब से, तो क्या ऐसा फाइल सिस्टम आप प्रेफर करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। दूसरा, एक मैकेनिज्म ताकि आप अपनी फाइल को उसके नाम के अकॉर्डिंग रिट्रीव कर सकें। रिट्रीव करना, यहाँ पे आप कोई फाइल ढूंढनी है तो आप फटाफट सर्च मारेंगे, सर्च में लिखेंगे अपनी फ़ाइल का नाम, आपकी फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी, तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप उसके स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर सकें और उसकी स्टोरिंग एट्रीब्यूट्स को भी स्पेसिफाई कर सकें या देख सकें, और एक कन्वेंशन आपकी फ़ाइल को मैप करने के लिए फिज़िकल स्पेस में किसी भी मीडियम पे। मीडियम में यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस या किसी और फोल्डर में आपके वॉल्यूम के अंदर, और इसके स्ट्रक्चर को आप इजीली कंट्रोल कर सकें। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फाइल सिस्टम होता है। इसमें विंडोज़ यूज़ करता है फैट और NTFS। फैट क्या होता है? फैट का मतलब, फैट का फुल फॉर्म क्या हुआ? फैट का फुल फॉर्म तो बताएगा फैट आप सभी ने ये देखा है एक ना एक बार, हर किसी ने अपने सिस्टम पे बताओ फैट क्या होता है? पता नहीं। फैट होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS अच्छा, पेन ड्राइव किस किस के पास है? पेन ड्राइव अभी किसके पास है? सिस्टम पे कौन बैठा है मुझे बताओ बस। मर- अपने माय कंप्यूटर में जाओ, सभी गए? yes, sir. माय कंप्यूटर में जाके या दिस PC में जाके आपकी कोई भी अदर देन सी वॉल्यूम को छोड़ के कोई भी लोकल डिस्क है उस पर राइट क्लिक करें, किया। फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे सिर्फ क्लिक करना है, फॉर्मेट कर मत देना, सिर्फ क्लिक करना है फॉर्मेट पे। एक विंडो खुलेगी, फॉर्मेट लोकल डिस्क, दिख रही है सभी को? हाँ, अब वहाँ बताओ फाइल सिस्टम में क्या आ रहा है आपका, फाइल सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको? NTFS डिफॉल्ट। NTFS डिफ़ॉल्ट। अब उस पर क्लिक करो, उसके अलावा कोई और फाइल सिस्टम आ रहा है उसमें? नहीं सर। नहीं आ रहा। तो NTFS आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है। अब NTFS होता क्या है, कौन बताएगा NTFS क्या होता है? NTFS क्या होता है? फाइल सिस्टम ही है ये एक, क्या होता है NTFS? फुल फॉर्म बता दो सिस्टम का। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बिल्कुल, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब
फैट है अपना फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये विंडोज़ यूज़ करता है। फैट कहाँ पे मिलेगा? फैट आपको कौन सी स्टोरेज में मिल सकता है? अब देखते हैं आपकी पेन ड्राइव अगर कोई आती है, नई पेन ड्राइव अगर आती है तो आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको सबसे पहले पेन ड्राइव के अंदर फैट सिस्टम मिलेगा। किसी ने देखा है पेन ड्राइव में फैट सिस्टम? सब दूसरे कभी देखा नहीं देखा सर। नहीं देखा। ठीक है, फैट सिस्टम तो पेन ड्राइव का तो मैं दिखा दूंगा, फैट सिस्टम होता है उसमें। अब लिनक्स कौन सा यूज़ करता है? लिनक्स सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ होता है? लिनक्स में अपना यूज़ होता है ext या xfat। ext कह लो या xfat कह लो। फिर एप्पल में दो फाइल सिस्टम होते हैं, HFS और APFS। HFS और AFS क्या हुआ? बताओ। HFS आपके एप्पल में यूज़ होता है। HFS का फुल फॉर्म और APFS का फुल फॉर्म क्या होता है? यार इतनी देर में तो सर्च करके भी बता सकते हो। हायरार्किकल फाइल वेरी हायरार्किकल फाइल सिस्टम बिल्कुल। और APFS है ना, एप्पल फाइल सिस्टम। और भी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके हिसाब से और उनके फाइल सिस्टम होते हैं। हर फाइल सिस्टम के फायदे और नुकसान होते हैं। तो फैट है और NTFS, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फैट और NTFS के अंदर क्या डिफरेंस होता है? पहले सिस्टम्स के अंदर फैट फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता था, पर बाद में NTFS पे चेंज क्यों किया? कोई बता सकता है? सभी सुन पा रहे हैं? नो सर। सबसे पहले फैट के अंदर दो फाइल सिस्टम, फैट के भी दो पार्ट होता है, फैट 32 और फैट 16। जो भी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। NTFS में ये सिंगल रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितना फैट है? इसमें क्या
फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती है। यानी अगर आपकी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल स्टोरेज जिसमें फैट फाइल सिस्टम है, अगर वो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है, किसी भी तरह का फेलियर हो जाता है सिस्टम का पावर कट होने से, तो ये आपका फॉल्ट टॉलरेंस नहीं करेगा। और मोस्ट केसेस में आपकी जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर फैट स्टोरेज है, वो गलत हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा। पर एनटीएफएस में क्या होगा? एनटीएफएस में क्या होगा फॉल्ट टॉलरेंस में, इसको देखते हुए? एनटीएफएस में फैट को देखते हुए फॉल्ट टॉलरेंस केस में क्या होगा? कोई भी बोलेगा, बताएगा क्या डिफरेंस हो सकता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट आपने फैट में देखा कि मोस्ट केसेस में फॉल्ट टॉलरेंस केस में जब भी कोई पावर कट से फेलियर होता है, कोई एरर आता है, तो आपका स्टोरेज डिवाइस या फैट स्टोरेज डिवाइस डैमेज हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो एनटीएफएस में क्या होगा? भाई जो करप्ट नहीं होगा, डेटा को सही रखेगा, सही चलाना। करप्ट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली फाइल रिपेयर करेगा। अगर ऐसा कुछ पावर कट होने से या किसी भी तरह आप ना चाहते हुए अगर अपना स्टोरेज डिवाइस या कुछ भी खींच लेते हैं, कभी देखते हैं ना आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पावर कट हो जाता है। लैपटॉप में तो अगर बैटरी आपकी खत्म हो जाए, आप चार्ज उसको टाइम पे नहीं कर पाए, तो पूरा बंद हो जाता है। और डेस्कटॉप केस में अगर आपकी लाइट चली जाए या कोई स्विच ऑफ कर ले, तो आपका डेस्कटॉप हाथों हाथ बंद हो जाता है। उस केस में एनटीएफएस जो सिस्टम होता है फॉल्ट टॉलरेंस में बेस्ट आपका काम करता है। आपके फाइल सिस्टम को करप्ट नहीं होने देता है। आपके जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स और जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, उसको ये ऑटोमेटिकली खुद ही रिपेयर कर लेता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, फाइल स्टोरेज के हिसाब से बात करते हैं। आप एक फैट सिस्टम के अंदर कितना डेटा एक साथ एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं? फैट सिस्टम के अंदर आप एक बार में कितना डेटा एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं? सभी सुन पा रहे हैं? फैट, अगर कोई आपकी पेन ड्राइव फैट फाइल सिस्टम में है, तो आप उसके अंदर कितना डेटा एक बार में कॉपी या पेस्ट कॉपी कर सकते हैं? अगर आप पहले बताओ तो हमको पता चलेगा ना। 4 GB तक
इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं सिर्फ 4 GB तक। उससे 4 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। इससे ज़्यादा अगर डेटा आप कॉपी करने जाओगे तो वो आपको एरर देगा कि कांट कॉपी दिस फाइल। पर NTFS के अंदर फाइल स्टोरेज में आप अप टू टीबीज में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर उतनी कैपेसिटी है तो। इसमें कहीं ऐसा कोई एरर या कुछ शो नहीं करता कि नहीं इतना डेटा हम एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। जितना भी आप देंगे इसको डेटा कॉपी करने की कैपेसिटी के हिसाब से तो वो डेटा स्टोर कर सकेगा। तो फाइल स्टोरेज किसका ज़्यादा हुआ इस हिसाब से? NTFS का। जो फैट सिस्टम है उसकी वॉल्यूम हो सकती है सबने 1 GB की देखी है। 1 GB की पेन ड्राइव होती है। 1 GB से दो 64 GB तक होती है ना? क्या 2 यानी मेरे को तो GB का ही पता था स्पेस के। हाँ फैट में आपकी वॉल्यूम 1 TB बराबर कितना होता है सर? 1 TB आपका हो गया 1024 GB। ओके सर। हो गया आपका 1024 GB। अब NTFS में आपकी वॉल्यूम रहेगी ज़ेटाबाइट्स तक। ज़ेटाबाइट्स और मोर NTFS फॉलो करता है। अब फैट सिस्टम कोई भी फाइल परमिशन को सपोर्ट नहीं करता है। यानी आप अपनी फाइल को कोई दे रहे हो कि ये ओपन नहीं होनी चाहिए या ये कोई भी आप परमिशन अपनी फाइल को देते हो कि ये कोई और यूज़र ओपन ना कर पाए, ये सिर्फ मैं देख सकूँ, मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूँ, तो ये फैट सिस्टम में नहीं होगा। NTFS के फाइल परमिशन को सपोर्ट करता है। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन क्या लग रहा है किसमें ज़्यादा होगा? कंप्रेशन की पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन फैट में होगा या NTFS में होगा? बस ये पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से। कंप्रेशन अगर हर चीज़ में हम फैट और NTFS की बात ऐसे कर रहे हैं कि फाइल में कुछ फैट नहीं दे सकता है, उसका स्टोरेज भी इतना कम होता है, कैपेसिटी भी कम ही रहती है, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रहता है, तो कंप्रेशन लेवल पे कौन सा आपको लग रहा है ऊपर आ सकता है? NTFS का बेस्ट है कंप्रेशन। फैट के कंपैरिजन में, क्योंकि फैट के अंदर कोई कंप्रेशन का ऑप्शन ही नहीं होता है, पर NTFS आपको ऑप्शन देता है कंप्रेशन का। आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं।
ट्रांसफर या क्या लगता है किसकी ज़्यादा होगी? डेटा ट्रांसफर किसकी? बिल्कुल सही। डेटा ट्रांसफर टॉपिंग स्पीड एनटीएफएस की बहुत फास्टर है। फैक्ट है। फाइल सिस्टम में स्टोरेज कैसा होता है? पहले बात करते हैं फैट की। फैट क्या प्रॉब्लम होता है? 16 बिट और 32 बिट। फैट के अंदर फाइल स्टोरेज सिस्टम, फाइल एलोकेशन सिस्टम, सिक्सटीन बिट और 32 बिट में होती है। यानी अगर आपका जब एक 16 बिट का क्लस्टर भर जाएगा तब 16 या 32 डिपेंडिंग ऑन द फैट सिस्टम कौन सा। फैट 32 है तो 32 बिट और फैट 16 बिट क्लस्टर रहेगा स्टोरेज का। एलोकेशन जब ये 16 और 32 बिट जब भर जाएगा तो ये अगले बिट भर जाएगा। और एनटीएफएस में क्या होता है? एनटीएफएस में क्या होता है? 64 बिट एंड अबव। लेकिन फाइल एलोकेशन करने में भी एनटीएफएस में ज़्यादा आपको थोड़ा स्टोरेज मिलता है। 64 बिट का जब आपका एक क्लस्टर भर जाएगा, एक ब्लॉक भर जाएगा 64 बिट का, तब अगले में जाएगा। यहाँ अगर इसको कंपेयर अपन ऐसे करते हैं तो अगर 32 फैट 32 हम ले रहे हैं तो दो क्लस्टर या दो ब्लॉक्स भरने के बाद एक एनटीएफएस का ब्लॉक भरेगा। देखो यहाँ भी हमको प्लस पॉइंट एनटीएफएस में मिल गया। सभी देख पा रहे हैं? फाइल शेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? फाइल शेयरिंग हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? अच्छा, पासवर्ड अटैक्स के बारे में आपने पढ़ा। जल्दी जल्दी मुझे बता, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? बताओ। इस अटैक में बहुत सारे पासवर्ड एक साथ वो ट्राई करता है और सिस्टम पे मतलब जितने भी मतलब लोगों के नंबर जितने भी आप लगाओगे वो ऐसे ही है। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के फिर डिक्शनरी अटैक क्या होता है? डिक्शनरी के जो वर्ड होते हैं कोई भी नेम हो तो उसके साथ टिक लगा देते हैं, डिक्शनरी अटैक हो जाता है। इसमें वर्ड नेम नंबर से वर्ड्स नंबर जो भी सीरियली चल रहे हैं हाँ फिर उस हिसाब से। रेनबो टेबल्स, डेटाबेस स्टोर पासवर्ड। बिल्कुल एक डेटाबेस बनाता है पासवर्ड्स का। फिर इससे अटैक कैसे करते हैं? फिर रेनबो टेबल से वो जो भी आपने अब तक जितने भी पासवर्ड आपने स्टोर किए हैं डेटाबेस में वो उन्हीं पासवर्ड को उस पर ट्राई करेगा। सोशल इंजीनियरिंग में कोई भी व्यक्ति हो जो पिन डाल के वो देख लेता है, कोई भी हमारा कोई दोस्त हो जो पासवर्ड यूज करते हैं तो देख लेता है उसको वो डालता है। कैसे देखना ही सोशल इंजीनियरिंग में आएगा या और भी सोशल इंजीनियरिंग के टाइप्स हैं? नहीं कैसे? नहीं सर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे आपने कोई बर्थडे पोस्ट किया है या आपने कुछ भी मतलब लोकेशन दिया है वो भी सोशल इंजीनियरिंग ही हुई। अच्छा,
सोशल इंजीनियरिंग क्या सिर्फ ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन भी हो सकती है? दोनों दोनों हो सकती है। दोनों 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 हो सकती है। मतलब जिस तरह से, जिस वे से, जिस पॉसिबल रास्ते से आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर पाएँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे खुद से चाहे किसी के थ्रू, वो सब सोशल इंजीनियरिंग में आता है। फिशिंग फिशिंग अटैक क्या होता है? उसमें कोई फ्रॉड, जो कोई भी वेबसाइट है उसमें फ्रॉड पेज डालते हैं, तो हम जब इसमें ओटीपी या कोई भी डिटेल डालते हैं तो वो डायरेक्ट उसके पास चला जाता है, कोई भी फ्रॉड पेज बनाते हैं। और फिशिंग में क्या क्या हो सकता है? स्मिशिंग हो सकती है। फिशिंग हो सकती है, ईमेल फिशिंग हो सकती है, एचटीटीपीएस फिशिंग हो सकती है। जैसे बिल्कुल। फिशिंग को एक तरह से अपन स्पूफिंग भी कह सकते हैं। हाँ फिर रीसेट पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू। हाँ, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होता है। सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड होता है, पर इसमें हम दूसरे की इंफॉर्मेशन गेन करके जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन में पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू निकलवाते हैं या खुद पता करके डालते हैं। अब की लॉगर्स क्या होते हैं? हमारे सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देता है, उससे जो हम केबल पे कोई भी टाइप करती है तो वो सब इंफॉर्मेशन, कोई भी लेटेस्ट टाइप करके कोई भी सब इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाता है। अब की लॉगर अगर किसी सिस्टम में है तो हम क्या कर सकते हैं? एंटी लॉगर की अगर लॉगर दूसरे मतलब दूसरे डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर से हम हमारा पासवर्ड रिसेट करेंगे, बाद में वो डिलीट करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि कोई दोबारा एक्सेस ना कर सके। पर दूसरे सिस्टम से, अपने सिस्टम से नहीं। क्या पता अभी भी आपके सिस्टम में की लॉगर हो सकता है। हाँ हाँ ईज ड्रॉपिंग। उसमें कोई भी यूजर हो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो उसके बीच में कोई भी दूसरा आदमी या कोई भी डिवाइस उसकी बातें सुनता है, उसको ये ईज़ कहते हैं। मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल टाइप, बातें सुनना या इंफॉर्मेशन ले लेना, ये अलग इसका पार्ट हो सकता है। बातें सुनना तो ऐसा हो गया कि आप कॉल पर हैं या आप कैबिन में दो लोग बात कर रहे हैं और कोई तीसरा जना आके चुपचाप आपकी बातें सुन रहा है, तो वो सुनने में आया। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप टेक्स्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू, फाइल्स के थ्रू भेज रहे हो ना, वो कोई अगर बीच में कैप्चर कर ले तो मैन इन द मिडल अटैक इसका एक एग्जाम्पल है उसमें। अब फाइल सिस्टम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। सर फाइल सिस्टम सर हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? इन टूल्स के बारे में। हाँ, अच्छा, ये है। कौन सा टूल, कौन सा टूल किस मतलब के किस अटैक के लिए काम आता है? देखो, आपके जितने भी जैसे ब्रूट फोर्स है, डिक्शनरी अटैक है, रेनबो टेबल्स है, इन सब के लिए ये भी एक सॉफ्टवेयर में, कोई भी अगर पासवर्ड ब्रेकिंग कोई सॉफ्टवेयर है तो वो ये प्रोसेस यूज करता है। उसी तरह काली लिनक्स सिस्टम या उबुंटू में आप बात करते हो तो आपको ये प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, एप्लीकेशंस कहे हुए हैं, जो कि होते हैं जॉन द रिपर, केन एनेबल, ऑफ क्रैक, हाइड्रा, एनक्रैक और हैशकैट वीबी। ये आपके जितने भी आप पासवर्ड, आप इसके अंदर अपनी पासवर्ड की एक लिस्ट भी अपडेट कर सकते हो। जैसे होता है रेनबो टेबल्स में आप एक स्टोरेज बनाते हो, हाँ ये पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं। उसी तरह इनके अंदर आप अपना एक पासवर्ड की लिस्ट वो इसमें ऐड कर सकते हो। कुछ और पासवर्ड है वो आप इसको बता सकते हो, और ये भी ब्रूट फोर्स तो नहीं पर उससे सिमिलर अटैक पर ही काम करेगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स क्या है, बहुत ही अपग्रेडेड पासवर्ड अटैक आ गया, क्योंकि ये आपके सभी के कॉम्बिनेशन को, अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस, सबके कॉम्बिनेशन को लेके काम करता है। और फिर इसका मैकेनिज्म भी उतना हाई है। ये आपके कोई फाइल्स के या हैशेस या कोई भी आप पासवर्ड ब्रेक करना चाहते हो तो उसके अंदर आप ये प्रोसेस रन कर सकते हो। ये काली लिनक्स के अंदर आपके पास इंस्टॉल्ड आते हैं और इनके मैकेनिज्म भी सेम इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ओके ओके। फाइल सिस्टम क्या होता है?
है, मतलब कि हम कोई भी डाटा, मतलब कि फोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी हम किसी भी हम स्टोर करते हो तो उसको फाइल बोलते हैं। फाइल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? फाइल सिस्टम आपको एक्सेस कर तो उसका हम नेम कोई भी रख सकते हैं, हमको जो रखना हो। अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, और सिर्फ नाम रख सकते हैं या और कुछ भी कर सकते हैं? आपकी फाइल है, हम उसको इजीली, नाम आपने रखा तो अब नाम रखा तो आप उसको आपके नाम के हिसाब से आप उस फाइल को अपने उसके नाम के हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कंट्रोल कर सकते हैं, कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई, कब एक्सेस हुई, ये भी देख सकते हैं। हाँ सर, हमारी जो यस ईमेल सर। है हाँ फाइल पे भी हम रख सकते हैं, मतलब अगर डेस्कटॉप पे रखना है तो डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ आप जिस लोकेशन पे उसको स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं आप। विंडोज़ कौन से फाइल सिस्टम यूज़ कर सकता है? हाँ बिल्कुल सागर, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। विंडोज़ कौन से फाइल सिस्टम यूज़ कर सकता है? फेट और एसटीएफ। एनटीएफ और पेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेन? और वो जो पेट होती है वो करप्ट और डैमेज भी हो सकती है, और एंटी एफएस वो करप्ट और डैमेज भी हो सकती ये चांसेस बहुत कम है एंटीफेस में। और है। 4 GB तक डेटा कॉपी हो सकता है वन टाइम में, और मतलब एनटीएफएस में अप टू 1 GB तक हो सकता है, मतलब एंटी एफ एस में ऐसा कोई आपका अप टू। एंटी एफ एस में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कितना ही डेटा कॉपी लगा दो एक साथ कॉपी होता रहेगा। वो कोई आपको एरर नहीं देगा कि नहीं ये बहुत बड़ी फाइल आ गई कॉपी करने की, इसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कोई इशू नहीं आता एंटी एफ एस में, फैट में आता है। और इसके अलावा और वो मतलब कि जो चैट में कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ फाइल सपोर्ट नहीं करता है, फाइल सपोर्ट परमिशन नहीं देता है, और जो एनटीएफएस में वो सब होता है।